देखो, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एस्टैब्लिश द पंजाबी लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब। ठीक है, तो जो ये पंजाबी लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब आई थी ना, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिनको कहते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये आए थे 1919 में। ठीक है, उसी के थ्रू पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ना जो एडीए की हमारी क्लासेस होती हैं उसमें जिन जिन बच्चों ने लगाई है ना क्लासेस, पंजाब की हिस्ट्री से जितने भी सारे क्वेश्चंस आए थे ना, वो ऑलमोस्ट सभी हमने कवर कर लिए थे, सिवाय ये सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के। जो अभी हम राइटर्स करके गए हैं ना, ये भी इसलिए छूट गया क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस में अभी तक आया नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमने फिलहाल अभी तक सिर्फ जो हिस्ट्री हमने अभी तक कवर की है वो कवर की है सिर्फ वहां तक, महाराजा रंजीत सिंह जी तक। ठीक है, तो ये जो राइटर्स हैं ये कल्चर का पार्ट है, ये आगे आने थे, इस वजह से ये राइटर्स रह गए। अदरवाइज जितने भी पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जो हमारा एडीए का सिलेबस, जो बच्चे एडीए की क्लासेस लगा रहे हैं उसमें। तो इसमें सिख गुरुज दिए हैं और साथ में गुरुज की राइटिंग्स दी हैं। ठीक है, तो इसमें था कि गुरु गोबिंद सिंह जी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या लिखा है, 75 नाटक। ठीक है, उसके अलावा गुरु नानक देव जी, उन्होंने लिखा है आसा दी वार। फिर गुरु अर्जन देव जी, उसमें मैंने कराया था कि आदि ग्रंथ उन्होंने लिखा है, और आदि ग्रंथ से पहले हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को पोथी साहिब कहा जाता था, फिर उनको आदि ग्रंथ कहा जाने लगा, और फिर जो उनका करंट नेम है वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको करवाया था कि गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब लिखा था, जिसमें क्या कहते हैं आनंद कारज, और जिनको उस टाइम पे आनंदू कहा जाता था। ठीक है, तो जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता था वो बनता था बी, यानी कि 3, 4, 2 एंड 1। नेक्स्ट जो ये था सिख मिसल्स वाला, ये जब मैंने आपको दल खालसा करवाया था, ये क्वेश्चन हमारा वहां पे कवर हुआ था। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये भी बड़ा इजीली सॉल्व हो जाना था। मैंने आपको कराया था ना कि जय सिंह कन्हैया से याद रखना कि जो कन्हैया मिसल है, जय सिंह जो बिलोंग करते थे वो कन्हैया मिसल से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जो ये था ना हमारा ऑप्शन सी, ये जो कन्हैया सिंह है वो सिर्फ वहीं पे आ रहे हैं, जय सिंह मतलब 4th ऑप्शन पे सिर्फ एक ही जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाना था। अदरवाइज जो नवाब कपूर सिंह थे वो बिलोंग करते थे फैजलपुरिया मिसल से, और जो ये थे पंगी मिसल थे, ये थी इनकी हरी सिंह की, और जो बचती है हमारी टल्लेवालिया मिसल, ये थी गुलाब सिंह, इनके लीडर्स थे ये। नेक्स्ट देखो, मसंद सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय, एक ना यहीं पे लिख लो, जब मैं गुरु अमरदास जी करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मसंद सिस्टम क्या होता था। गुरुजी सिख्स को अपॉइंट करते थे और उनको कहते थे कि वो सिखिज्म को प्रीच करें। ठीक है, तो वो था मसंद सिस्टम। लेकिन इसको अबॉलिश कर देते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, क्योंकि उनके टाइम तक आते आते ये जो मसंद होते हैं ना, ये लालची हो जाते हैं, तो इस वजह से गुरुजी को मसंद सिस्टम को अबॉलिश कर देना पड़ता है। और गुरुजी चाहते थे कि वो अपने सिखों से डायरेक्ट बात करें, मतलब मसंदों के थ्रू बात ना करके डायरेक्ट बात करें, तो गुरुजी मसंद सिस्टम को अबॉलिश कर देते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब मैंने आपको रंजीत सिंह करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ना 2 जो नेपोलियन की आर्मी के रिटायर्ड बंदे थे उनको क्या कहते हैं हायर किया था। मैंने आपको ये याद रखने का ये भी तरीका बताया था कि एलार्ड और वेंचुरा, बस इससे याद रख लेना। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है कि कौन से 2 ऐसे लोग थे जिनको महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपॉइंट किया था। तो वो थे कैप्टन एलार्ड और जॉन बैप्टिस्ट वेंचुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ न्याया। तो ये ना 5 स्कूल्स हैं हमारे, जिसमें एक न्याया स्कूल है, फिर उसके जो फाउंडर हैं वो हैं गौतमा, उसके अलावा एक और स्कूल है जिसके फाउंडर हैं कपिला, और ऐसे ही जननी करके हैं वो भी फाउंडर है एक स्कूल के, और उसी तरह
उत्तर और पूर्व करके हैं, ठीक है। तो ये 5 स्कूल्स हैं और उसमें से न्याया के बारे में पूछा गया था, तो जो उसके फाउंडर है वो है गौतमा। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट था ये मॉडर्न हिस्ट्री से था सवाल, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहली स्टेटमेंट ये है इसमें, मौलवी अहमदुल्ला शाह वॉज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड रोहिलखंड, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, he is said to have diplomatically avoided Sir Colin Campbell twice in the Pist battle. Option C है, British officer and military commanders have praised his military qualities. Option D है, V.D. Savarkar has criticized the heroism of Maulvi Ahmadullah. इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो हमारे वी.डी. सावरकर है ना, उन्होंने ना एक बुक लिखी है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में वो बुक आई थी उनकी, वी.डी. सावरकर की। उन्होंने बुक लिखी थी इस पे, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था ना, वो इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो जो इसमें हमारी लास्ट स्टेटमेंट है ना कि वी.डी. सावरकर है वो क्रिटिसाइज करते हैं मौलवी अब्दुल्ला के उसको हीरोइज्म को। तो जो ये स्टेटमेंट है ना ये करेक्ट है, उसके इनकरेक्ट है, उसके अलावा बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज एंड अरेंजमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब जो ये क्वेश्चन था ना, ये भी कॉमन सेंस से हो सकता था, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़ो। पहली स्टेटमेंट क्या है, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। तो आपको ना इतना पता होना चाहिए कि जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील है ना, ये करवाने वाले थे जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, और ये होती है ऑलमोस्ट 2008 और 9 में, ठीक है। तो इन एनी केस ये बाकी वाली जो स्टेटमेंट्स अगर आपको नहीं भी पता थी ना कि इनके ईयर कौन से, या इनमें अगर आपको कंफ्यूजन भी थी, तो आपको इतना तो पता था ना कि इंडिया न्यूक्लियर डील वो सबसे एंड में होती है, ठीक है, 2008 और 9 में। तो जो इसमें सिर्फ जो ए वाला ऑप्शन है ना, उसमें जो हमारी स्टेटमेंट 1 है उसको एंड में रखा गया है। तो यहां से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाना था, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, अगर जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ये ट्रिक्स आपको समझ में आती रहेंगी, ठीक है। तो अदरवाइज मैं आपको सबके ईयर्स लिखवा देता हूं। जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील होती है, ये होती है 2008 और 9 में। जो इंडियन सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, ये होती है 1971 में। ताशकंद एग्रीमेंट होता है 1966 में। शिमला एग्रीमेंट होता है उसके बाद, जो 71 की फाइट हुई थी ना हमारी इनके साथ, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1972 में। तो अब इनकी क्रोनोलॉजी देख लो आप। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि 3, 2, 4 एंड 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा ना डिफिकल्ट था क्वेश्चन। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वो थी कंफ्यूज करने वाली। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे रखी गई थी कि जनरली बच्चों से गलती हो गई होगी इस सवाल में। चलो ये देखते हैं। ऑर्डिनेंस के बारे में है सवाल। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 123 होता है, वो हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उनको पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 213 है, वो यही पावर देता है हमारे गवर्नर को, स्टेट गवर्नर्स को, कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ी सी बातें समझो। ऑर्डिनेंस जो इशू होती है ना, वो इशू तभी होती है जब जो क्या कहते हैं, जो हमारा हाउस हो ना, वो सेशन में ना हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हाउस सेशन में ना नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो एक बार ऑर्डिनेंस इशू हो जाती है ना, तब वो 6 मंथ्स तक कंटिन्यू रहती है वो ऑर्डिनेंस। और जब नया हाउस आता है 6 मंथ्स के बाद आता है, या जब भी आता है नया हाउस, जब ऑर्डिनेंस इशू हो जाएगी उसके 6 मंथ तक तो वो चलती रहेगी। अगर तब तक नया हाउस नहीं आता, मान लो कुछ किसी वजह से नहीं आ पाता, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, दोबारा से 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे, ठीक है। अगर वो हाउस आ जाता है, मान लो 2 महीने बाद ही आ जाता है, उसके बाद क्या होगा कि उसके आगे के 4 महीने तक वो ऑर्डिनेंस चलती रहेगी। उस ऑर्डिनेंस को बंद करने के लिए हाउस को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठीक है।
अब जो हमारी स्टेटमेंट 1 क्या है वो कहती है प्रेजेंट शैल हैव द पावर टू promulgate ordinance only when the parliament is not in session, ये करेक्ट है। साथ में क्या बोला है एंड ऑर्डिनेंस ceases to have effect when parliament reassembles। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक चलती रहेगी। ये नहीं है कि जिस दिन पार्लियामेंट रीअसेंबल कर देती है उस दिन वो ऑर्डिनेंस सीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो है इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज पैरेलल टू पावर ऑफ लेजिस्लेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पार्लियामेंट इज इन सेशन और नॉट, ठीक है। तो सबसे शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी इशू होगी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये कहती है कि पार्लियामेंट इज इन सेशन और नॉट, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो भी इनकरेक्ट है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था नीदर 1 नॉर 2, यानी कि डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और रिपोर्ट्स क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि ये ना कभी भी इफेक्ट में नहीं आया था, ये एक्ट बना दिया गया था लेकिन ये कभी भी इफेक्ट में नहीं आता। लेकिन इस एक्ट में बात की जाती है कि इंडिया में एक ऑल इंडिया सर्विसेज, बहुत सी बातें की जाती है इसमें। जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ना इंडिया में बॉडी होगी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जो क्या किया करेगी, रिक्रूट किया करेगी सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला था कि एक ना इंडिया का वो होगा फेडरल कोर्ट होगा जिसको बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। उसके अलावा इन्होंने बोला था कि एक ना वो बनाएंगे, आरबीआई बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये उसमें क्या कहते हैं कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो फिर इन सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, तो उसकी पोस्ट को ना वो करके अबॉलिश करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और ये हुआ था ड्यूरेशन में विलियम बेंटिक की। उस टाइम पे इस एक्ट से पहले जो विलियम बेंटिक थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे और उसके बाद वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। और इसी टाइम पे ये हुआ करता था कि 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है, तीसरी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जब क्या कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को की जो पोस्ट होती है उसको वो करके डिमोलिश करके या रिड्यूस करके जो हायर पोजीशन है वो दे दी जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम की एक डेजिग्नेशन बना दी जाती है। और जो बाकी तीनों गवर्नर जनरल्स होते हैं ना उनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो देखते हैं अब। गवर्नर ऑफ बॉम्बे वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, असल में जो बाकी 3 जो गवर्नर्स थे ना उनको सबऑर्डिनेट कर दिया था, डेप्यूटी गवर्नर जनरल जैसी कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो है इनकरेक्ट। उसके बाद देखते हैं, विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि हाँ ये करेक्ट है। तो अब हमने इसमें से चूज करना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो जो नॉट करेक्ट है वो स्टेटमेंट 3 ओनली है, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कनेक्शन विद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और फिर बाद में उनकी सही क्रोनोलॉजी हमने बतानी है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ था। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1। British government sends as its envoy Sir Stafford Cripps to India to resolve the Indian impasses। जो ये हुआ था ना ये हुआ था 1942 में।
उसी टाइम पे ना क्या होता है कि ब्रिटेन में ना जो उनकी गवर्नमेंट होती है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे ना नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, क्लीमेंट एटले, ठीक है। जो इससे पहली वाली गवर्नमेंट थी ना वो थोड़ी सी प्रो कॉलोनियल थी, और जो अभी न्यू गवर्नमेंट आती है ये थोड़ी सी लिबरल होती है, ठीक है। तो जो हमारे नए प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के नए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो क्लीमेंट एटली चुने जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो ना 3 मेंबर का कैबिनेट मिशन भेजते हैं इंडिया में, जो क्या करेगा, जो इस बात को देखेगा कि जो इंडिया को ना जो उनकी इंडिपेंडेंस है वो ट्रांसफर कर देनी होती है, ठीक है, इसके थ्रू। तो जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 1945 में, और 46 में वो 3 मेंबर की कैबिनेट मिशन भेज देते हैं। और जो हमने ये पूर्ण स्वराज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है, क्या कहते हैं, ये रेजोल्यूशन लिया जाता है 1930 में, ठीक है। तो अब सही इसकी क्रोनोलॉजी बनती है, स्टेटमेंट 1 होती है 1942 में, स्टेटमेंट 2 होती है 46 में 1946, स्टेटमेंट 3 1945, और जो स्टेटमेंट 4 है 1930। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कनेक्शन विद द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। स्टेटमेंट 1, द फर्स्ट सेशन वेंट ऑन फ्रॉम 9 दिसंबर टू 23 दिसंबर 1946। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तब क्या हुआ था, 9 दिसंबर को क्या कहते हैं, जो हमारे ना बहुत सीनियर मेंबर होते हैं जिनका नाम होता है सच्चिदानंद सिन्हा, ये उस टाइम पे ना सबसे एज्ड इंसान यही थे पूरी उसमें असेंबली में। तो इनको क्या किया जाता है कि इनको ना 2 दिन के लिए इनको चेयरमैन बना लिया जाता है। 2 दिन के बाद ना इनकी पूरी डिस्कशंस हो जाती हैं कि ये जो हमारी असेंबली होगी क्या क्या करेगी, कौन कौन सी कमेटीज बनेगी, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो है करेक्ट। स्टेटमेंट 3 है, ऑन 10 दिसंबर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद अ रूल्स कमेटी वाज फॉर्म टू फ्रेम रूल्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस इन द असेंबली। मैंने अभी आपको क्या बताया। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, 2 दिन के लिए बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। तो वो क्या कहते हैं, जो हमारी स्टेटमेंट 3 है ये यहाँ से इनकरेक्ट हो जाती है। जो राजेंद्र प्रसाद है ना उनको 11 दिसंबर को बनाया जाएगा चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी गलती थी जिसको पकड़ना था आपको, उन्होंने लिखा है 10 दिसंबर, तो जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद जो स्टेटमेंट 4 है, ऑन 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस इन द असेंबली द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिलाइनेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है, सिर्फ स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है हमारी, तो जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है 1, 2 एंड 4 ओनली, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इससे पंचायती राज सिस्टम से। इसमें क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कमेटीज। सबसे पहली बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड है अशोक मेहता कमेटी, थर्ड है हनुमंथा राव कमेटी, फोर्थ है एलएम सिंघवी कमेटी। तो जब हम ये करते हैं पंचायती राज सिस्टम करते हैं तो वहाँ पे 3 ही कमेटीज का मेनली नाम आता है, और उसका हनुमंथा राव कमेटी का नाम वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। 3 कमेटीज होती हैं, बलवंत राय मेहता, दूसरी होती है अशोक मेहता, तीसरी होती है एलएम सिंघवी, ठीक है। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, इन कनेक्शन विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारा आता है आर्टिकल 266। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 देखो, नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी appropriated except in accordance with parliamentary law। असल में ये होता है कि यहाँ से जितने भी पैसे अगर हमें किस टाइम पे ज़रूरत हो ना, तो अगर जितने भी पैसे जाएंगे ना वो उस पर पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी ना और फिर उस पर साइन होंगे प्रेसिडेंट के, उसके बाद ही क्या कहते हैं हम उससे पैसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑल लोन्स रेज्ड एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 देखो, ऑल मनी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शुड बी स्पेंड आफ्टर प्रॉपर अप्रूवल ऑफ लोकसभा। ये मैं अभी आपको बता के गया, तो ये भी करेक्ट है।
स्टेटमेंट 4 देखो, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 267। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैंने आपको शुरू में बताया कि आर्टिकल 266 के अंडर आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट देखो, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस पे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया गया था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में। नेक्स्ट देखो, इन कनेक्शन विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है हमारा आर्टिकल 76 में, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा, ये भी करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन डिलीवर अ स्पीच इन लोकसभा। असल में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, उसके पास सारे वो होते हैं, सारी पावर्स होती हैं, जो पावर्स एक लोकसभा के मेंबर के पास होती हैं, सिवाय एक पावर के कि वो ना अपनी वो वोट नहीं कास्ट कर सकता वो अटॉर्नी जनरल। तो जो हमारी तीनों स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। जो स्टेटमेंट 4 है उसमें लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन कास्ट वोट इन लोकसभा, तो ये इनकरेक्ट है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की हाइलाइट्स अंडर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो की हाइलाइट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी फ्रॉम 16% टू 22 बाय 2022, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, क्रिएट 150 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2022, ये भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3, एनहांसिंग एप्रोप्रिएट स्किल सेट्स अमंग द रूरल माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर फॉर देयर अर्ली एब्जॉर्प्शन इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 3 थी वही करेक्ट थी, इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसकी फिगर्स गलत है। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग। नीति आयोग से पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1951 में, और जो उसी के साथ एक और बॉडी बनाई गई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो बनी थी 1952 में। अब देखते हैं हमारी स्टेटमेंट्स। इट इज टू फंक्शन एज व्हीकल ऑफ गुड गवर्नेंस, स्टेटमेंट करेक्ट है ये। सेकंड क्या है, इट हैज टू डेवलप अ होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल फॉर द इकोनॉमी इंटीग्रेटिंग द नीड्स ऑफ सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ये असल में तीनों में ना ब्रिज का काम करता है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज का नीति आयोग। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है, दिस बॉडी सबस्यूम्स द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन इट्स गवर्निंग काउंसिल विच गिव्स इट मोर लेजिटिमेसी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट 4 है ना, वो है, इट हैज 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स नेमली रिसर्च, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड टीम इंडिया। तो जो ये स्टेटमेंट थी ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी थी। इसके 3 विंग्स तो हैं, जो वो 3 विंग्स हैं ना उनके नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला विंग है रिसर्च विंग, सेकेंड है कंसल्टेंसी विंग, थर्ड है टीम इंडिया विंग, ठीक है। तो जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दिया है ना नाम, ये गलत है, उसकी जगह कंसल्टेंसी आ जाता तो हमारा ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो जाता, स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट हो जाती। तो जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, ये इकोनॉमी से सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड इज करेक्ट। जीरो कूपन बॉन्ड ना असल में वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको ना उनकी फेस वैल्यू, यानी कि जो उनका MRP होता है ना, उससे ना कम वैल्यू पे बेच दिया जाता है उनको, और उसके बाद जब उसका क्या कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो जो उनकी फेस वैल्यू होती है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, उस वैल्यू पे खरीद लिया जाता है। एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो एक बॉन्ड है जो ना 1000 रुपए का है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू 1000 रुपए है, तो सरकार क्या करेगी कि वो बॉन्ड इशू करेगी जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से, ठीक है। वो लोगों को बोलेगी कि आप ना बॉन्ड खरीद लो 800 रुपए में, ठीक है। जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तब जितनी उसकी कीमत बनेगी, जो MRP प्रॉपर बनती है, वो उस कीमत पे हम आपको दे देंगे। तो जो MRP बनती थी वो 1000 रुपए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, 800 में बॉन्ड खरीद के 1000 में जब वो मैच्योर हो जाएगा तो 1000 में बेच देंगे, उसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो जिसमें हमारी स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। बॉन्ड विद जीरो कूपन रेट्स विच इज सोल्ड एट प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू,
यानी कि MRP, एंड इन्वेस्टर्स गेट फुल फेस वैल्यू प्राइस एट मैच्योरिटी, ठीक है, मतलब फुल फेस वैल्यू यानी कि MRP पे मिल जा, मैच्योरिटी के बाद MRP पे दे दिया जाएगा उनको जो वैल्यू बनेगी, और लेस प्राइस लोअर देन MRP से वो खरीदेंगे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण। तो ये हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट था। इंदौर और टाइम से मतलब बेस्ट सिटी चुनी जा रही है इसमें स्वच्छ भारत अभियान में। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, इसका ऑप्शन भी यही था, इंदौर ही था। इंदौर MP में पड़ता है। तो जो 77 क्वेश्चन है, इंदौर सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड सोन चिड़िया, अ ब्रांड एंड लोगो फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता था। मिनिस्ट्री देखो आप किसकी है, मिनिस्ट्री है अर्बन अफेयर्स की। तो जो वो क्या कहते हैं, तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन भी बनेगा वो भी अर्बन सेल्फेयर ग्रुप्स का ही बनेगा ना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ए, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था MG नरेगा के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा। तो स्टेटमेंट 1 है कि ये प्रोवाइड करती है 100 days ऑफ मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू रूरल जॉब सीकर्स, ठीक है, जो गांव में जो जॉब सीकर्स हैं उनको 100 डे की गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी ये। स्टेटमेंट 2, इक्वल वेज रेट्स शुड बी पेड टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3, 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी वीमेन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 जो है ना वो इनकरेक्ट है, उसमें वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड ओनली टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन था ये हमारा इनकरेक्ट था। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इसमें ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है हमें। तो जो MRTP, अच्छा ये क्वेश्चन भी अगर आपको एक ये फैमा का पता था ना कि जो हमारा फैमा है ये उससे क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है, तो इससे भी आपका आंसर निकल सकता था, ठीक है। तो जो फैमा B है वो 1 कहाँ पे है, वो 1 सिर्फ एक ही जगह पे था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन D था वो करेक्ट था। नेक्स्ट देखो, ये हमारा उससे रिलेटेड था, करंट अफेयर में बजट से रिलेटेड था क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसको टारगेट किया गया है 3.6% ऑफ GDP, फिजिकल डेफिसिट को टारगेट किया गया है, टारगेट रखा गया है फिजिकल डेफिसिट का 6.4% ऑफ GDP, और प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट रखा गया 2.4% ऑफ GDP। तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन था ना वो था सिर्फ फिजिकल डेफिसिट वाला जो टारगेट उन्होंने सही बताया था, बाकी दोनों टारगेट्स गलत थे, ठीक है। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन D। बड़ा फैक्चुअल सवाल था ये। नेक्स्ट लिखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स असल में वो सैटेलाइट्स होती हैं जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होती हैं, और ये ना इनको जियो स्टेशनरी कहते भी इसलिए क्योंकि एक तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं, दूसरा इनकी घूमने की स्पीड और अर्थ की घूमने की स्पीड ना ऑलमोस्ट ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। इसी वजह से इनको जियो स्टेशनरी कहा जाता है कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमती रहती है, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि जो उसकी एंगुलर स्पीड है वो कितनी रेडियंस पर आवर होनी चाहिए। तो अगर इस को अचीव करना होता तो उसकी स्पीड होनी चाहिए π/12, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन D, π/12।